नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। आपके लिए जरूरी हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले वो खबरें जो आज खास तौर पर रही बिग एंड बोल्ड। ये रही वो खबरें, क्या अतीक के शूटर ने बता दिया लेडी डॉन शाइस्ता कहां छिपी हुई है। इस खबर से पर्दा हटाएंगे और ये बताएंगे आपको भारत के नए वरुणास्त्र में कितनी ताकत है। अगली खबर दिखाइए, भारत के नए वरुणास्त्र के बारे में आपको खबर दिखाएंगे जिसमें चीन से पाकिस्तान तक हड़कंप है। खुलासा ऑनलाइन ऑफलाइन जिहादी क्राइम का भी होगा और दिखाएंगे किस तरह एक खास गैंग के टारगेट पर हैं हिंदू बच्चे। वॉर जोन भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह बारूदी युद्ध अब जल युद्ध में तब्दील हो चुका है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से किस तरह यूक्रेन के कई गांव और शहरों में बाढ़ आ गई। लेकिन पहले बिग एंड बोल्ड की ये बिग एंड बोल्ड स्टोरी। सबसे अहम खबर, अब समंदर के अंदर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन बच नहीं पाएंगे। इंडियन नेवी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक हैवीवेट टॉर्पीडो की सफल टेस्टिंग की है। कोच्चि में हैवीवेट टॉर्पीडो की टेस्टिंग की गई और इस दौरान हैवीवेट टॉर्पीडो ने पानी के अंदर चलते हुए टारगेट को हिट किया। ये सबसे बड़े और खतरनाक टॉर्पीडोज में से एक। इंडियन नेवी ने कहा अंडर वाटर डोमेन में मेड इन इंडिया हैवीवेट टॉर्पीडो माइलस्टोन है और यह बहुत बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान की सुरक्षा को, हिंदुस्तान की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और यह टॉर्पीडो पानी के भीतर ही भीतर भारत के दुश्मनों का पता लेकर उन्हें ठिकाने लगाने का दम और मादा रखता है। इंडियन नेवी ने जिस स्वदेशी टॉर्पीडो का आज सफल परीक्षण किया है उसका नाम है वरुणास्त्र। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यहां आप देख रहे हैं। वरुणास्त्र को नेवी के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने बनाया है। यह अल्ट्रा मॉडर्न एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। 1.5 टन वजनी इस टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। इसमें कन्फॉर्मल एरे ट्रांसड्यूसर है जो इसे बाकी टॉर्पीडो से ज्यादा चौड़े एंगल में देखने लायक बनाता है। वरुणास्त्र में एडवांस्ड ऑटोनोमस गाइडेंस एल्गोरिदम है जिसकी वजह से इसे जहाज और पनडुब्बी दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया का इकलौता टॉर्पीडो है जिसमें जीपीएस आधारित लोकेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। वरुणास्त्र 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स की स्पीड से 250 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ टारगेट पर अटैक करता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भारत का कितना बड़ा अस्त्र है और इसकी ये सफल टेस्टिंग कितनी बड़ी कामयाबी। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के जाफराबाद में फायरिंग से हड़कंप है। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, 4 युवक गोली लगने से घायल हुए। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और यहां पर वही तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जरा। और अगली अहम खबर यह कि माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर और राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी ने पुलिस रिमांड के दौरान बहुत अहम जानकारियां दी हैं। ये जानकारियां जो मिली हैं उसके बाद पुलिस ने इसी जानकारी के आधार पर छापे मारे और बड़ी तादाद में अवैध हसलों का जखीरा बरामद किया। कौशाम्बी जिला पुलिस ने 36 घंटे रिमांड में रखकर अब्दुल कवी से पूछताछ की जिसके बाद कवी को वापस लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसे जाने की। यूपी के कौशाम्बी में अतीक का करीबी गिरफ्तार हुआ। मोहम्मद सऊद को पुलिस ने पकड़ा। सऊद पर रंगदारी वसूलने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब उस पर कार्रवाई आगे होने वाली है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, वहां से जहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ और मुठभेड़ में बीएसएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर है। असम राइफल्स के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी बढ़ाई गई है। मणिपुर की बात मैं कर रहा हूं। इंटरनेट सेवाओं पर 10 जून तक पाबंदी बढ़ा दी गई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रेन में आग लग गई। चलती ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सियालदाह से अजमेर जा रही थी ये ट्रेन और ट्रेन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग के हवाले हुई, ऐसा कहा जा रहा है। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और ट्रेन एक के बाद एक, कोरोमंडल के बाद, आप जान रहे हैं लोगों के दिमाग में इस समय बहुत सारे एप्रीहेंशन है और ऐसे में ये एक और हादसा हो जाना उन एप्रीहेंशन को बढ़ाने वाला। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, ड्रग्स के इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ करने में एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली। एलएसडी ड्रग की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। करोड़ों की ये एलएसडी बरामद की गई है। एनसीबी ने
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, जयपुर से गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया और डार्कनेट से भंडाफोड़ हुआ है। और पहलवानों के केस में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आने वाले दिनों में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पहुंची। इस दौरान 12 लोगों से पूछताछ की गई। इसमें सांसद के करीबी, परिजन, सहयोगी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। एसआईटी ने इससे पहले 125 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे। अब ये संख्या 137 पहुंच गई है। एसआईटी की टीम विनेश फोगाट की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद गोंडा पहुंची थी। विनेश फोगाट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 16-17 अक्टूबर 2017 को बृजभूषण सिंह के दिल्ली आवास पर उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। वहीं बीजेपी सांसद ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि 16-17 अक्टूबर 2017 को वो दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ और गोंडा में मौजूद थे। जिन कार्यक्रमों में वो मौजूद थे उनमें सैकड़ों लोग भी शामिल थे। बृजभूषण शरण सिंह की सफाई और विनेश के आरोपों की पुष्टि के लिए ही दिल्ली पुलिस की टीम गोंडा पहुंची थी, जहां पर उन लोगों से संपर्क साधा गया जिनका जिक्र बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में किया था और कहा था कि वो लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर दिल्ली के नरेला से। यहां पर एक स्कूल में एक बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने स्कूल के ऊपर केस दर्ज कराया है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर ट्रेनर उस वक्त मौजूद नहीं था, ट्रेनर को वहां होना चाहिए था। कस्तूरीराम इंटरनेशनल स्कूल की यह घटना है। 11 साल के बच्चे की डूबने से मौत हुई और उस दौरान वहां पर ट्रेनर मौजूद नहीं था। इस बात का हवाला देते हुए स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का केस दर्ज कराया गया है। और अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां 300 फीट गहरे बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची गिर गई है। सीहोर के मुंगावली की घटना है। 4 जेसीबी से इस वक्त खुदाई हो रही है और 20 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कोशिश हो रही है और तमाम लोग ये दुआ कर रहे हैं ये कोशिशें कामयाब हों। सीहोर की ये घटना। और अब आपको दिखाता हूं आज दिन भर के कुछ अहम टेक्स, बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। अमेरिका के बाद आज जर्मनी के रक्षा मंत्री 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी नारे लगाने का मामला सामने आया है। श्री हरमंदिर साहब में अकाल तख्त पर जनरल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर्स के साथ खालिस्तानी नारे लगाए गए। कौम के नाम संदेश में जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सभी सिखों से एकजुट होने का आह्वान किया। बिहार के सुल्तानगंज पुल के धराशायी होने के मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही निर्माण कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा गया है। कंपनी के जिम्मेदार होने पर उससे 600 करोड़ रुपए की वसूली होगी। बीबीसी इनकम टैक्स चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बीबीसी के ऑफिसर्स ने मान लिया है कि उन्होंने 2016 में भारत में कम टैक्स चुकाया था, जिसके बाद अब कंपनी की तरफ से 40 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स चुकाने की अर्जी दाखिल की गई है। मेरठ में एमडीए की जमीन से अवैध कब्रिस्तान का कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किया। घंटों तक चले इस हंगामे में पुलिस ने लाठियां बरसाकर उपद्रवियों को पीछे खदेड़ा। इलाके में कई थानों की फोर्स तैनात है और अब तक 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको लिए चलता हूं पॉलिटिकल सरगर्मियों की तरफ और पहली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरी बार की ट्रेन हादसे के घायलों से मुलाकात। ओडिशा के कटक पहुंचकर घायलों से मिली ममता बनर्जी। वहां के एससीबी मेडिकल कॉलेज में जाकर घायलों से की मुलाकात। ओडिशा सरकार को दिया पूरी मदद का भरोसा। ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ अस्पतालों में भी चल रहा है घायलों का इलाज। उन घायलों से मुलाकात कर सकती है ममता बनर्जी। घायलों के इलाज और पुनर्वास की समीक्षा होगी। इससे पहले घायलों से मिलने के लिए ममता ने अपना दार्जिलिंग दौरा रद्द किया। 4 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग जाने वाली थी ममता बनर्जी। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच के बहाने सरकार पर हमला बोला। ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है, कहा जयराम रमेश ने। नवंबर 2016 में हुए हादसे की क्रोनोलॉजी भी ट्वीट में शेयर की। सिलसिलेवार तरीके से घटना को बताते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा ट्रेन हादसे पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी नहीं दी है रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले ही कर दी गई सीबीआई जांच की घोषणा। और कांग्रेस के सीनियर लीडर बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर बालासोर ट्रेन हादसे की रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के साथ साथ सीबीआई भी जांच क्यों कर रही है। यहां पर आप देख रहे हैं एक्चुअली वही घटना कैसे हुई इसके संदर्भ में ये एनिमेशन। यहां पर आप देख रहे हैं हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहां पर आपको एक मेन जो लाइन है उससे आती हुई नजर आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन यहां पर दूसरी मेन लाइन से आती हुई नजर आ रही है और बगल में जो लूप लाइंस हैं जहां पर वो आयरन ओर से लदी हुई ट्रेन खड़ी हुई थी
जहां पर वो मालगाड़ी खड़ी हुई थी और वो लूप लाइन में आकर इसको हिट करती है। सवाल यह है कि यहां पर सिग्नल रेड होने के बावजूद ये लूप लाइन में ट्रेन कैसे आ गई और यहां जहां सिग्नल ग्रीन था उससे वो हट कैसे गई, इंटरलॉकिंग उसको उधर कैसे ले गई। और जब ये समझना है आपको, जाहिर है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजों को समझने की आवश्यकता है और इसीलिए रेलवे सेफ्टी कमीशन इस बात की जांच तो कर ही रहा है कि हाँ टेक्निकली कहां क्या गलती हुई, कहां पर मानवीय भूल की गुंजाइश है। लेकिन अगर इसमें सैबोटाज का एंगल है तो जाहिर है क्रिमिनल एंगल से जांच के लिए सीबीआई ही इसकी जांच कर सकती है, इसलिए सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन सियासत हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेती है, लिहाजा यहां पर भी हो रही है। और 1200 ट्रेन हादसे पर जारी सियासत के बीच आपको बताते हैं कि इस मामले में जांच और एक्शन को लेकर आज क्या कुछ हुआ। सीबीआई ने जीआरपी से केस टेक ओवर कर लिया है और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ रेलवे एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी स्टेशनों के ऑडिट के आदेश दिए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन के रिले रूम, कंट्रोल पैनल, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का ऑडिट शामिल है। इसके साथ साथ सिग्नलिंग सिस्टम में पहले की किसी भी शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी गई है और रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सभी जोन सेफ्टी और सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के बाद अमेरिका ने बताया भारत को जीवंत लोकतंत्र। कहा भारत जाने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को महसूस कर सकता है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर सभी चिंताओं को अमेरिका ने किया खारिज। राहुल गांधी के दौरे के ठीक बाद आया अमेरिका का बयान। हालांकि बयान में कहीं नहीं है राहुल गांधी का जिक्र और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके राहुल पर हमला बोला। लिखा, मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करने वालों ने तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखा है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर राजस्थान से, जहां पेपर लीक के मामले में ईडी की एंट्री के बाद सियासत गर्मा गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा। कहा, ईडी, सीबीआई, आईटी राजस्थान में घुसने के लिए बेताब हैं। एसीबी अपना काम ठीक से कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां दखल क्यों दे रही हैं? अशोक गहलोत के बयान पर राज्यवर्धन सिंह का पलटवार। कहा, जो चोरी कर रहा है वही तहकीकात भी कर रहा है। केंद्रीय एजेंसी की जांच से सच सामने आएगा। और दमोह में स्कूल के संदर्भ में जो बातें आपको पता हैं, इस रिपोर्ट में देखिए उन जानकारियों में कुछ और इजाफा होगा। दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ यह गुस्सा है हिंदूवादी संगठनों का। डीईओ की गाड़ी जैसे ही रुकी, उनका मुंह स्याही से पोत दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी डीईओ को हटाने और जांच के आदेश दे चुके हैं, जबकि जिले के कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक स्कूल में धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन कलेक्टर स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दमोह के स्कूल में वैसे तो 400 से ज्यादा हिंदू और गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल का पूरा माहौल इस्लामिक था। बच्चों को हिजाब पहनना जरूरी था और नमस्ते की जगह हिंदू बच्चों को भी वालेकुम सलाम करना मजबूरी थी। आरोप है कि स्कूल में लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि 1 2 नहीं बल्कि 3 टीचर्स ऐसी थीं जिन्हें नौकरी से पहले धर्म परिवर्तन और मुस्लिम से शादी करनी पड़ी। मामला सामने आने के बाद बाल संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल का दौरा किया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि गंगा जमुना नाम के इस स्कूल में बच्चों के इस्लामीकरण का खेल चल रहा था। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं, जो महाराष्ट्र सामने आई है। अहमदनगर से खबर, औरंगजेब पोस्टर पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। औरंगजेब मामले में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को एडिट करके पोस्ट किया गया, नया गाना लगाकर वीडियो पोस्ट किया गया। और अब देखिए बिग एंड बोल्ड क्विक पॉलिटिकल टेक, ये रहे। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के प्रभार बदलने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में यूपी समेत कई राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों को बदलने और राष्ट्रीय पदाधिकारियों में नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा हुई। बिहार में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक कैंसिल होने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं जिम्मेदार विपक्ष हो, लेकिन ये तो अलग ही तरह की विपक्षी एकता है। आधे ऐसे हैं जिन्हें नेतृत्व चाहिए और आधे ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। जनसुराज प्रमुख और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को अंधों में काना बताया है। उन्होंने कहा, देश का सबसे फिसड्डी राज्य बिहार है, लेकिन नीतीश कुमार बाकी सीएम से ऐसे मिलते हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया हो।
इंदौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अनुशासनहीनता को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को खूब खरी खरी सुनाई। दरअसल दिग्विजय सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जबरन मीडिया हॉल में घुस आए, जिन्हें खुद दिग्विजय ने बाहर निकाला और फिर कहा अगर कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए तो वो कभी चुनाव नहीं हार सकती। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा क्या रेल हादसा टीएमसी की साजिश है, क्योंकि अगर जांच ओडिशा में हो रही है तो इससे ममता बनर्जी क्यों घबरा रही हैं। और अब आपको लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल खबरों की तरफ, और इसमें सबसे पहली खबर रशिया यूक्रेन वॉर के बीच से। यूक्रेन के सबसे बड़े बांध पर रूस की सेना का धमाके के बाद तबाह हुआ यूक्रेन का नीप्रो नदी पर बंधा बांध के टूटने से यूक्रेन पर बड़ी तबाही का खतरा। यूक्रेन ने इस घटना के लिए पुतिन को ठहराया जिम्मेदार। रूस ने कहा ज़ेलेंस्की की फौज ने खुद नष्ट किया अपना बांध। ये है नोवा काखोव का बांध। असल में ये डैम कहां बना था? नीप्रो नदी पर बने इस डैम के इस डैमेज के बाद कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जरा देखिए। जैसे ही पुतिन की सेना ने नोवा काखोव का डैम को उड़ाया तो उसी के साथ यूक्रेन युद्ध में महाविनाश की शुरुआत भी हो गई। बांध का पानी सैलाब बनकर यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए निकल पड़ा और ज़ेलेंस्की बेबस सोचते रहे कि इस तबाही को रोका कैसे जाए। 30 मीटर लंबे और कई सौ मीटर में फैले इस बांध को 1956 में बनाया गया था। यूक्रेन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का यह सबसे बड़ा बांध था। इसमें करीब 18 क्यूबिक किलोमीटर पानी जमा था। इसके टूटने से हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। साथ ही यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई पर भी इसका खासा असर पड़ा। सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर। उसे इस बांध से ही कूलिंग के लिए पानी की सप्लाई की जाती थी। अगर वो सप्लाई बंद हो गई तो परमाणु तबाही का खतरा पैदा हो जाएगा। अब तक पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बदौलत यूक्रेन की सेना रूस का बखूबी मुकाबला कर रही थी, लेकिन इस बार पुतिन ने ऐसा दांव चला है कि यूक्रेन चारों खाने चित हो गया है और इस बांध के टूटने से विश्व युद्ध का खतरा शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध में ये रूस की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण है। इस हमले के जरिए पुतिन ने एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अहम निशाना लगाया गया है यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर, ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट। उसमें जाहिर है कूलिंग के लिए, क्योंकि यहां से पानी की सप्लाई होती थी। अगर कूलिंग नहीं हुआ तो रिएक्टर्स किधर जा सकते हैं, कैसे बॉम्ब बन सकते हैं, ये आप जानते हैं। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने एक और बड़ा फैसला लिया। भारत और म्यांमार समेत एशिया के देशों से अपने हथियार वापस लेने पर विचार कर रहा है रूस। और पश्चिमी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट में एक दावा किया गया, हथियारों की कमी से जूझ रहे पुतिन ने यह फैसला लिया। एशिया के जिन देशों को हथियार के पार्ट्स बेचे गए थे उनसे वापस पार्ट्स खरीदने पर विचार किया जा रहा है। खासतौर पर टैंकों और मिसाइलों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को वापस खरीदने पर रूस का जोर है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, नेटो देशों की ड्रिल के ठीक एक दिन बाद रूस ने भी शुरू किया युद्धाभ्यास। बाल्टिक सागर में रूस की नेवी ने दिखाई ताकत। एक दिन पहले नेटो ने 6000 सैनिकों, 50 जंगी जहाजों और 45 लड़ाकू विमानों के साथ किया था युद्धाभ्यास। नेटो के जवाब में पुतिन की नौसेना भी उतरी समुद्र में। बाल्टिक सागर में की गई ड्रिल, इसमें 40 जहाज, 25 फाइटर जेट और करीब 3500 सैनिकों ने लिया हिस्सा। मॉस्को ने किया ऐलान, बहुत जल्द जापान सागर में भी उतरेगी रूस की सेना। रूस की पैसिफिक फ्लीट के 60 जंगी जहाज दुश्मन को दिखाएंगे अपनी ताकत। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, यूक्रेन युद्ध में वैगनर ग्रुप और पुतिन के बीच तकरार खुलकर सामने आई। वैगनर ग्रुप ने रूस की सेना के बड़े कमांडर को बनाया बंधक। कमांडर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर। रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहा था वैगनर ग्रुप। कई बार हथियारों की कमी के मामले में पुतिन पर वो साध चुका है निशाना। खूंखार वैगनर ग्रुप को कहा जाता है पुतिन की प्राइवेट आर्मी, लेकिन अब पुतिन के इन वफादारों ने बजा दिया है बगावत का बिगुल। पीएम नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा से इंडो यूएस रिलेशंस को जहां नया आयाम मिलने वाला है, तो वहीं डिफेंस सेक्टर्स में कई बड़ी डील्स पर मोहर लगने वाली है। इसमें सबसे बड़ी डील 350 फाइटर जेट इंजनों का भारत में निर्माण किए जाने पर समझौता है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच समझौते पर 22 और 23 जून को दस्तखत होने की संभावना है। इस डील से फायदा यह होगा कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर
AMCA में GE 414 इंजन लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ही 30 MQ-9B आर्मर्ड ड्रोन खरीदने की डील भी होने की संभावना है। यह डील करीब 22,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। ऐसे 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं को मिलेंगे। करीब 2 टन सैन्य साजो सामान ले जाने में सक्षम ये ड्रोन 48 घंटे तक लगातार उड़ान भरते हुए 6000 किलोमीटर तक की रेंज में ऑपरेशन कर सकते हैं। सेंसर और लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस ये ड्रोन हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइल से भी लैस होंगे। और अब आपको दिखाता हूं ये बिग एंड बोल्ड क्विक इंटरनेशनल टेक। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साउथ अमेरिकी देश सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से अवार्ड लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह पुरस्कार न सिर्फ मेरे लिए बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बेहद खास है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में छुट्टियां मनाने पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को एक अफगानी नागरिक ने उनकी पत्नी के सामने ही खूब बुरा भला कहा। वीडियो में शख्स बाजवा से कहता है कि तुमने तालिबान के साथ मिलकर हमारा मुल्क तबाह कर दिया। रूस के बाराबिंस्क में सड़क किनारे की झाड़ियों में आग लगी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोगों को डर था कि कहीं आग फैलते हुए उनके घरों तक न पहुंच जाए। आग की वजह से इलाके की बिजली आपूर्ति भी कई घंटों तक ठप रही। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बंद हो चुके पावर प्लांट की चिमनी को गिराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। चिमनी को जैसे ही धमाके से उड़ाया गया वो आसपास के मकानों पर जा गिरी। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। डोनेट्स्क में रूस के 16 यूक्रेनी टैंक, 109 बख्तरबंद वाहनों और 1500 यूक्रेनी सैनिकों को ढेर करने के दावे पर प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख ने संदेह जताया है। उन्होंने कहा, इतने बड़े अटैक का दावा सिर्फ साइंस फिक्शन नजर आ रहा है। बता दें, वैगनर आर्मी ने ही रूस को बखमुत में जीत दिलाई थी, लेकिन अब उसके और रूसी सरकार के संबंधों में खटास पड़ चुकी है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको लिए चलता हूं ट्रेंडिंग खबरों की तरफ। सबसे पहले जान लीजिए कैसा रहेगा मौसम। मई में मौसम की मेहरबानी के बाद जून में शुरू होने वाला है गर्मी का सितम। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पल पल बदल रहा है मौसम। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत को कुछ राज्यों में लू का सामना करना पड़ेगा तो दक्षिण के राज्य कर सकते हैं मूसलाधार बारिश का सामना। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में 7 जून से अगले कुछ दिनों तक 40 डिग्री के पार रह सकता है पारा। बिहार और बंगाल में भी प्रचंड गर्मी की संभावना। और तपती गर्मी से फिलहाल निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मॉनसून एक्सप्रेस देरी से चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून ने 2 जून को दक्षिणी अरब सागर मालदीव को कवर किया है। लक्षद्वीप के कुछ हिस्से, दक्षिणी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में भी मॉनसून पहुंच चुका है। अगले 5 दिनों के दौरान कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 6 यानी आज और कल अंडमान निकोबार में, 7 से 9 जून केरल और लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। इस बारिश के साथ मॉनसून केरल में भी दस्तक दे सकता है। और अगली खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई, EMI से जुड़ी हुई। 3 दिनों तक चलने वाली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू हो गई है। 3 दिन तक यह मंथन चलेगा। 8 जून को RBI रेपो रेट को लेकर ऐलान करेगी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि रेपो रेट में तब्दीली नहीं करके लोगों को राहत दी जा सकती है। रेपो रेट का सीधा असर आपकी EMI पर पड़ता है। और अगली खबर रोजगार से जुड़ी हुई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर भर्ती के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। 1,70,000 पदों की भर्ती की जानी है। इन पदों पर भर्ती के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन। BPSC टीचर भर्ती के लिए ग्रेजुएशन में 50% नंबरों के साथ B.Ed और CTAT में पास होना जरूरी है। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार इन 1.5 लाख से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बिग एंड बोल्ड में अब खबर नौकरी पेशा लोगों के लिए। आज बात इनकम टैक्स रिटर्न की। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते तो उन्हें ITR भरने की जरूरत क्या है, लेकिन असल में ऐसा नहीं। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ITR फाइल करने के फायदों के बारे में। ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं। नियमित तौर पर ITR फाइल करने वालों को बैंक से आसानी से लोन मिलता है। और दूसरा फायदा यह है कि कई देशों के वीजा अथॉरिटीज जो हैं वो वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। ITR के जरिए यह चेक किया जाता है कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो माली तौर पर मजबूत है या नहीं है। और तीसरे फायदे की बात यह है कि अगर आपको टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए ITR दाखिल करना जरूरी होता है। आप जब ITR दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है और आपका अगर रिफंड बनता है तो वो सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और चौथा फायदा
ये है कि ITR रसीद आपके रजिस्टर्ड पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके लिए काम करती है। और अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको घाटा होता है, तो घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए निर्धारित समय सीमा में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, क्योंकि अगले साल आपको अगर कैपिटल गेन होता है तो यह घाटा इस फायदे से एडजस्ट होगा और आपको लाभ पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। और अब जरा देख लीजिए इस दुनिया में कैसे कुछ सिरफिरी बातें भी रवायत बन जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साफ सफाई किसे पसंद नहीं होती, खुद की बात हो या कपड़े। जिस तरह हम रोज नहाते हैं उसी तरह कपड़े भी धोकर ही पहनते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कपड़े न धोने का ट्रेंड। अभियान के तहत लोग एक साल तक बगैर धोए कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े न धोने के पीछे तर्क भी कई दिए जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज साफ करने की जरूरत ना हो तो उसे साफ नहीं करना चाहिए। इससे कपड़े लंबे वक्त तक नए बने रहते हैं और कपड़े नहीं धोने से पर्यावरण पर बुरा असर भी नहीं पड़ता। कपड़े धोने से 90 लाख प्लास्टिक माइक्रोफाइबर्स पर्यावरण में घुल जाते हैं। इसलिए गंदे कपड़े धोने के बजाय केवल सुखाए जाएं और झाड़ दिए जाएं और बदबू आने पर वोदका या सिरका डालकर उन्हें सुखा लिया जाए। मुहिम के तहत बाकायदा नो वॉश क्लब बनाया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये क्लब ह्यूज डेनिम कंपनी ने बनाया है, जिसके मेंबर महीनों तक बगैर धोए कपड़े पहनते हैं और इसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम भी करते हैं। मन मैला और कपड़े धोए। अगली अहम खबर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। टीम इंडिया लगातार दूसरी बार पहुंची है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। पिछले साल न्यूजीलैंड से हुआ था मुकाबला, इस बार ऑस्ट्रेलिया से होगी टेस्ट चैंपियन के खिताब की जंग। 7 से 11 जून तक खेला जाएगा ये मैच। बारिश होने की सूरत में 12 जून रिजर्व डे के तौर पर रखा गया। और शादी के लिए अजीबो गरीब अर्जियां सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा प्रार्थना पत्र वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग हंसे बगैर रह नहीं पा रहे। मेरी घरेलू परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, मैं घर में अकेला परेशान रहता हूं। प्रार्थी घर पर कार्य करने में असमर्थ है, इसलिए घरेलू कार्य करने में मेरी सहायता हेतु पत्नी की आवश्यकता है। निम्न प्राथमिकता के साथ पत्नी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। 1 पतली होनी चाहिए, 2 गोरी होनी चाहिए, 3 30 से 40 वर्ष के बीच की आयु की होनी चाहिए, 4 सभी कार्यों में अग्रणी हो। प्रशासन से ऐसी गुहार शायद ही आपने सुनी होगी। मामला राजस्थान के दौसा का है, जहां कल्लू महावर नाम के शख्स ने पत्नी उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र थमा दिया। कमाल की बात है कि तहसीलदार ने भी लेटर को मार्क करते हुए पटवारी को जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद यह लेटर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जरूरत है, सख्त जरूरत है। और अब बिग एंड बोल्ड क्विक ट्रेंडिंग टेक। भारी उतार चढ़ाव भरे दिन के बाद आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर आकर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में आज करीब 5 अंकों की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सेंसेक्स 62,792 पर और निफ्टी 18,599 पर आकर क्लोज हुआ। एप्पल ने अपने वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में 15 इंच डिस्प्ले वाला दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,34,000 रुपए होगी। इस मैकबुक में हैंडफोन जैक के साथ मैक्सएफ चार्जिंग, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट और 18 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिलेगा। बैट्समैन रिंकू सिंह की शर्टलेस पिक्चर पर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रिंकू आजकल छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव गए हुए हैं और उनकी इन्हीं वेकेशन पिक्चर्स पर शाहनील ने ओ हीरो कमेंट किया था। सोशल मीडिया पर आजकल शाहरुख खान जैसे दिखने वाले एक शख्स का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि यह शख्स वीडियो में हूबहू शाहरुख खान की तरह कपड़ों और हाव भाव में नजर आया। और अब देखिए एक ब्रेक के बाद बिग एंड बोल्ड स्पेशल, जिसमें आप जानेंगे क्या गुड्डू मुस्लिम को मारने के लिए शाइस्ता और जैनब ने प्लान बना लिया है। जरूर। को लेकर एक्शन में बीजेपी। दिल्ली में जेपी नड्डा, शाह, बीएल संतोष के बीच 4 घंटे तक चली बैठक। सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाएंगे। ओडिशा सरकार ने हादसे में 288 लोगों की मौत की पुष्टि की। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने आंकड़ों को लेकर केंद्र को घेरा। अखिलेश बोले ओडिशा में ट्रिपल इंजन भिड़ गया। बालासोर ट्रेन हादसे पर सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। भारत के पास नवभारत के पास एक्सक्लूसिव कॉपी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सभी स्टेशनों के ऑडिट के दिए निर्देश। ब्रिजभूषण सिंह पर महिला रेसलर के आरोप पर स्टेटस रिपोर्ट जल्द। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में अब तक की पूछताछ की जानकारी। नाबालिग का बयान भी कोर्ट में दिखा सकती है पुलिस।
दिल्ली से अमेरिका जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग इंजन में खराबी आने के बाद रूस में उतारा गया। 216 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर फ्लाइट में सवार। In association with MDH Super Hing, शुद्धता का असली तड़का। गुड्डू मुस्लिम को 2 लेडी डॉन मारेंगी। 103 दिन से फरार गुड्डू मुस्लिम का गुड लक खत्म होने वाला है, क्योंकि शाइस्ता और जैनब उससे बदला लेने के लिए तैयार। अतीक और अशरफ की बीवियां भले ही सामने ना आ रही हो, मगर अपने पति के असली कातिल को अंडरग्राउंड रहकर खोज रही हैं। माना जा रहा है कि अशरफ की जो बात अधूरी थी वो शाइस्ता, परवीन और जैनब फातिमा को पता है। इसीलिए बदला पूरा करने के लिए बमबाज गुड्डू के खात्मे का प्लान बनाया गया है। गुड्डू मुस्लिम के पास अब मौत से बचने के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है पुलिस के सामने सरेंडर। क्या है अतीक गैंग की इस मिस्ट्री की पूरी इनसाइड स्टोरी, देखिए रिपोर्ट। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम पर जो मेन बात अतीक अहमद का भाई अशरफ नहीं बता पाया, वो अब शाइस्ता, परवीन और जैनब फातिमा बताने वाली है। अपने शौहर की मौत के बाद फरार जेठानी और देवरानी की जोड़ी गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। दावा है कि गुड्डू मुस्लिम की जानी दुश्मन हो गई है शाइस्ता, परवीन और जैनब फातिमा। दावा किया जा रहा है कि माफिया बेगम ने बमबाज गुड्डू को मारने का प्लान बनाया है। दावा यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम की मुखबरी कर रही है जेठानी देवरानी। इस समय सब एक हैं, ये शाइस्ता और जैनब, इन दोनों का उद्देश्य गुड्डू को मरवाना है और गुड्डू का उद्देश्य इन दोनों को मारना है। अब तक की छोरी में यही कहा जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता, परवीन एक साथ फरार हैं। इन दोनों ने पुलिस से बचने के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने पर पनाह ले रखी है। इसके साथ यह भी कहा गया कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा अपनी जेठानी की खिलाफत पर उतर आई है और अकेले ही नया गैंग चलाने लगी है। मगर इस कहानी में अब थोड़ा ट्विस्ट है। इस बार टारगेट पर गुड्डू मुस्लिम है और निशाना साधने वाली है अतीक और अशरफ की पत्नियां। कॉमन गोल है सब दोनों का कि किसी प्रकार से गुड्डू मुस्लिम पे कब्जा किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी फिर वो राज रह जाएगी, फिर ये लोग उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। इस समय सब एक हैं, ये शाइस्ता और जैनब, इन दोनों का उद्देश्य गुड्डू को मरवाना है और गुड्डू का उद्देश्य इन दोनों को मारना है। अखिलेश मल्होत्रा वो पूर्व IPS अफसर हैं जो सीधे सीधे अतीक अहमद से भिड़े थे। जब साल 2005 में राजू पाल का मर्डर हुआ, उस वक्त इलाहाबाद के DIG थे अखिलेश मल्होत्रा। इनके दावे पर यकीन करें तो पुलिस के साथ साथ शाइस्ता, परवीन और जैनब फातिमा इस वक्त गुड्डू मुस्लिम की हर लोकेशन को ट्रैक कर रही है। ये बमबाज गुड्डू को अपने गुर्गों से मरवाएंगी या फिर पुलिस के जरिए एनकाउंटर होगा, इसका प्लान भी तैयार कर दिया गया है। बस इंतजार उस वक्त का है जब गुड्डू अपने सेफ बंकर से बाहर आएगा, तभी ढेर कर दिया जाएगा। ये बात शाइस्ता, परवीन को मालूम हो गई थी, तो शाइस्ता, परवीन गुड्डू मुस्लिम को मारने के लिए लगी हुई है। गुड्डू मुस्लिम भागा हुआ है, कभी वो बंगलौर में दिखाई जाता है, कभी नेपाल के रास्ते बाहर चला गया है, ये कहा जा रहा है। एक्चुअली गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता, परवीन दोनों में से किसी का इरादा सरेंडर करने का नहीं है। जब जानते हैं कि एक के ऊपर 25,000 50 लाख इनाम है, सरेंडर कर दें, जेल चले जाएं, वो लोग नहीं चाहते। अब सवाल ये कि जो गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे बड़ा वफादार रहा, ऐसे में उसे शाइस्ता, परवीन और जैनब क्यों मरवाना चाहेगी? तो इसकी कुछ वजह बताई जा रही है। पहली वजह, अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति का राजदार है गुड्डू मुस्लिम। दूसरी वजह, बमबाज गुड्डू पर शक है कि उसने अतीक और अशरफ के साथ दगाबाजी की और उन्हें मरवा दिया। तीसरी वजह, गुड्डू मुस्लिम के चलते ही अतीक के तीसरे बेटे असद की लोकेशन पुलिस को मिली और फिर उसका एनकाउंटर हो गया। इलाहाबाद में धमकी दी गई है। हाँ।
कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे हाँ। और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अशरफ ने पुलिस वैन के अंदर से अपने एनकाउंटर का डर सताया तो सवालों के कटघरे में पुलिस अधिकारी थे, मगर अखिलेश मल्होत्रा का दावा है कि अशरफ अहमद को यह धमकी गुड्डू मुस्लिम की तरफ से दी गई थी और फिर उसी के बाद अतीक और अशरफ की एक साथ हत्या हो गई। गुड्डू ने तीनों शूटर्स भिजवाए, गुड्डू मुस्लिम ने, और उसको मरवाया। ये बात अशरफ को मालूम थी। अशरफ से गुड्डू ने कह दिया था कि तुम्हें 8 दिन के अंदर अंदर मरवा दूंगा। तो और जानबूझ के उन शूटर से जय श्री राम के नारे लगवाए, जिससे कि ये शक जाए कि ये सरकार ने कराया है, जबकि सरकार ने नहीं कराया था। क्योंकि सरकार को तो अतीक अशरफ के रहने से काफ़ी जानकारी मिलती बड़े बड़े लोगों के बारे में। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो खुद को लो प्रोफाइल दिखाता था, मगर उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। दिखावे के लिए प्रयागराज इलाके में उसकी मीट की दुकान थी, मगर करोड़ों की बेनामी संपत्ति अतीक गैंग में रहते हुए बना ली थी। प्रयाग इलाके में करोड़ों की संपत्ति गुड्डू मुस्लिम के जानकारों के नाम है। बिहार के कुछ गैंगस्टर से उसके पुराने संपर्क हैं और वहां भी उसकी संपत्ति बताई जा रही है। गुड्डू मुस्लिम अतीक का राइट हैंड बनने से पहले लखनऊ में एक्टिव था, वहां भी उसकी अघोषित संपत्ति बताई जाती है। खुलासे के मुताबिक दुबई में भी गुड्डू मुस्लिम ने अपने नाम पर अलग से इन्वेस्ट कर रखा था। 48 साल के बमबाज गुड्डू को यह मालूम था कि अतीक अहमद, अशरफ और असद के मारे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं बचेगा जो माफिया गैंग की विरासत को संभाल सके। इसलिए शक है कि शाइस्ता और जैनब प्रॉपर्टी को लेकर उसका काम तमाम करा सकती हैं। इसलिए अब तक इनके सरेंडर नहीं करने को इसी से जोड़ा जा रहा है। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम जब आखिरी बार मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई के घर देखा गया, तब वहां शाइस्ता परवीन की मौजूदगी नहीं थी। जहां जहां गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पाई गई, वहां वहां शाइस्ता के छिपे होने का इनपुट जांच एजेंसियों को कभी नहीं मिला। ऐसे में यह थ्योरी बहुत जोरों पर है कि गुड्डू मुस्लिम 3 तरफ से घिर चुका है। एक तरफ है पुलिस, दूसरी तरफ है शाइस्ता परवीन और तीसरी तरफ है जैनब फातिमा। तो बिग एंड बोल्ड स्पेशल में अब सवाल यह है कि क्या गुड्डू मुस्लिम को मारना या मरवाना दोनों माफिया बेगम के लिए इतना आसान है? क्योंकि जो गुड्डू मुस्लिम हर बार महफूज बच निकलता है, जिसके बारे में उसकी फैमिली तक को कुछ पता नहीं, वो खुद फरार चल रही शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा के प्लान में क्या इतनी जल्दी फंस जाएगा? तो इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि 1000 करोड़ की मिस्ट्री गुड्डू मुस्लिम को हिस्ट्री बना सकती है। क्या है माफिया बेगम के इस टारगेट की वजह? यह खुलासा दे। अगर किसी को धमकाना हो तो अतीक अहमद के साथ दिखता था गुड्डू मुस्लिम। अगर कहीं कब्जा करना हो तो माफिया अतीक के इर्द गिर्द घूमता था गुड्डू मुस्लिम। अतीक का कितना पैसा है, कहां कहां बेनामी संपत्ति है, हर राज की खबर गुड्डू मुस्लिम को थी। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम और माफिया बेगमों के बीच तलवार खींची तो यही प्रॉपर्टी पूरे गैंग का खात्मा कर देगी। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के चकिया ऑफिस से जो 74 लाख रुपए बरामद हुए वो गुड्डू मुस्लिम के कहने पर वहां रखवाए गए। अगर पैसों का कोई भी लेन देन करना होता था तो गुड्डू मुस्लिम को उसकी खबर जरूर दी जाती थी। काली कमाई के बड़े हिस्से का हिसाब किताब अतीक अहमद तक पहुंचने से पहले गुड्डू मुस्लिम खुद रखता था। पूर्व आईपीएस अखिलेश मल्होत्रा का दावा कि इसी विश्वास का गुड्डू मुस्लिम ने फायदा उठाया और करोड़ों रुपए कैश में अपने पास रखे। यह रकम बेनामी प्रॉपर्टी के अलावा बताई जा रही है। गुड्डू मुस्लिम जिसका नाम आ रहा है, ये प्लान्ड मर्डर जो है 3 शूटर्स के द्वारा, ये उसके अपनों ने ही कराया, गुड्डू ने कराया था। क्योंकि गुड्डू के पास अतीक के 1000 करोड़ रुपए नगद थे। इसके अलावा बहुत सी बेनामी प्रॉपर्टी थी जो जगह जगह इसने बनाई, यहाँ तक कि दुबई में बनवाई है। अब अगर अतीक ने जब बोलना चालू किया था तो अतीक सब बता देता। जिस तरह अशरफ ने अतीक अहमद से अलग अलग अपनी संपत्ति बनानी शुरू की, क्या उसी पैटर्न पर गुड्डू भी अपना रुतबा कायम करने के लिए कोई अलग सिंडिकेट चला रहा था? ये जांच का विषय है। मगर माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम बड़े सपने देख रहा था और वजह थे उसके करीबी लोग। गुड्डू मुस्लिम का एक भाई सऊदी अरब में रह चुका है, जबकि उसका भांजा और भांजी सऊदी अरब में बताए जा रहे हैं। ये पूरी तरह क्लियर नहीं, लेकिन सूत्रों का कहना यही कि इनकी देखा देखी और फिर सद्दाम की दुबई वाली शानो शौकत वाली तस्वीरों ने
गुड्डू को भी लाविश लाइफ के सपने दिखाए। कयास ये कि कहीं गुड्डू मुस्लिम दुबई तो फरार नहीं हो गया, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का बेटा आबिद इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। प्रयागराज में रहने वाली बहन का दावा ये कि गुड्डू मुस्लिम 15 सालों से नहीं मिला। नेकर बोसट पहनता था, तब से आज तक नहीं मुलाकात हुई। हम सच बता रहे हैं। क्या उम्र रही होगी उसकी? अरे पैंट बोसट पहनता था, हम क्या बताएं कि क्या उम्र रही हो गई। वही नेकर बोसट में था। जब गया था वो यहाँ से, तब उस समय घर पे कौन कौन रहते थे? मम्मी पापा भाई लोग। हाँ। तो कभी कभी गुड्डू मुस्लिम का बिहेवियर कैसा था बचपन में? कैसा रहता था वो? लड़ता था। लड़ता था? हाँ। बचपन से ऐसा था वो? हाँ, हमसे नहीं पढ़ती थी, हमसे ज्यादा लड़ता था। वैसे तो जांच एजेंसियों ने गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन जिस तरीके से वो फरारी काटने में माहिर है, उससे इस बात की आशंका है कि वो दुबई को अपना ठिकाना बना सकता है, क्योंकि प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक और नेपाल से लेकर मुंबई तक पिछले 1 महीने के दौरान गुड्डू मुस्लिम की एक भी तस्वीर नहीं आई है और न ही कोई फिंगरप्रिंट। ऐसे में माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को मरवाना, मारना शाइस्ता और जैनब के लिए आसान नहीं होगा। खबर यह भी कि अतीक गैंग में 2 फाड़ हो चुके हैं। कुछ शूटर शाइस्ता के साथ, कुछ जैनब के साथ और कुछ निष्क्रिय। गुड्डू मुस्लिम का इतिहास धोखेबाजी से लैस है, मगर खुद कभी उसने धोखा नहीं खाया। जब भी उसके पकड़े जाने की नौबत आई, वो चुप रहकर अंडरग्राउंड हो गया। अब तो गुड्डू मुस्लिम के हुलिया बदलने की भी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम हिंदू नाम या फिर पहचान बदलकर कहीं भी छिपा हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम के पास या तो सरेंडर का ऑप्शन है या फिर शाइस्ता और जैनब के खिलाफ नई ब्रिगेड तैयार करने का प्लान है, और इन दोनों में से कोई एक काम किया तभी गुड्डू मुस्लिम जिंदा बचेगा। और ये बात गुड्डू मुस्लिम अच्छी तरह से जानता है। सवाल ये कि गुड्डू करोड़ों की संपत्ति को चुनेगा या मरना मंजूर करेगा, क्योंकि जिस तरह अतीक गैंग के अंदर फूट की खबरें हैं, उससे इतना तय है कि आज नहीं तो कल उसके खिलाफ जोरदार एक्शन लिया जाएगा। बमबाज भी कहा जाता है और गुड्डू की एज लगभग 50 वर्ष के नज़दीक होगी और गुड्डू विगत लगभग 30-35 वर्षों से अपराध जगत में है और वो कई बार फरारी काट चुका है। फरारी काटने के मामले में वो उस्ताद है और पुलिस से बचने के जो हुनर हैं, जो नए अपराधी नहीं जानते हैं, उनसे सबसे वो भली भांति वाकिफ है। हालांकि चकिया की नई लेडी डॉन हार मानने को तैयार नहीं। वो जब बेटे की मौत पर उसे देखने नहीं पहुंची, शौहर के मरने के बाद सरेंडर नहीं किया। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम अगर मारा जाए तो उसमें शाइस्ता परवीन की भूमिका हो, इस बात से इनकार नहीं। जांच एजेंसियां भी इसलिए वेट एंड वॉच में है। गुड्डू मुस्लिम मरे या शाइस्ता परवीन, पुलिस को माफिया गैंग की आखिरी कब्र खोदते देर नहीं लगेगी। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।